हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनन दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। मैंने आपको पहले ही एक चैप्टर पढ़ा, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वेस्टी में। कौन सा चल रहा था अपना वेस्टी में? कौन सा चल रहा था फर्स्ट टॉपिक? अपना परिचय चल रहा था। परिचय चल रहा था फर्स्ट लेसन, जिसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपने जो चैनल है उस पर। तो आप जाके देख लेना जिसने देखा नहीं होगा। मैंने उसमें बताया था अर्थशास्त्र के विश्व में जनक कौन है। क्या नाम बताया था? कोई बता सकता है? अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना ताकि मेरे को पता चले कि आपने जो पढ़ा था वो याद है आपको। एडम स्मिथ, यही नाम था। कब की थी उन्होंने? 1776 में की थी। उसके बाद अपन ने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद ये देखा था कि अर्थशास्त्र के कितने पार्ट है, ये देखा था ना, वेस्टी और समष्टि। फिर वेस्टी और समष्टि में क्या क्या है वो चीजें देखी थी अपन ने। उसके बाद हम आगे गए थे, फिर देखा था अपन ने वेस्टी और समष्टि का किसने किया था, लेखक कौन थे उनके, जन्म। ये भी कमेंट में कर देना ताकि मेरे को पता चले, ठीक है। खोज कब की थी, मतलब जब भी बुक्स बनी थी उन्होंने कब किया था ये सारा, वो भी आप कमेंट में लिख देना ताकि मेरे को पता चले कि आपने जो कल वाला पढ़ा है वो हल्का याद है भी या नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ा था? वेस्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी। वेस्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। और उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? जो अपन उत्पादन संभावना वक्र है, अर्थव्यवस्था में जो समस्या है उत्पादन को लेकर कि कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। उनके लिए अपन ने हर एक का वक्र बना बना के अलग से बताया था मैंने, किसका वक्र कैसे चल रहा है, कि अपन ने ये वक्र में यहाँ पर ए लिया, बी लिया, सी लिया तो क्यों लिया, सारा एक एक को डिटेल्स में मैंने समझाया था कल। और आपको अगर डेफिनेशन याद है तो वक्र कैसे बनेगा वो भी आपको बता दिया था मैंने कल। तो आप पहले अच्छे से वो वीडियो, पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो देख ले। और ये पार्ट सेकंड है। तो मैंने यहाँ पर कल ही बोला था कि अपने और जो जो टॉपिक करवाने हैं उसके अंतर्गत 5 टॉपिक या 4 टॉपिक से कुछ थे, मैंने उनका नाम भी बता दिया था कि क्या क्या पढ़ाना है। और इसमें मैंने अपन आज कौन से टॉपिक पे चल रहे? थर्ड टॉपिक पे चल रहे ना। थर्ड टॉपिक पे ही चल रहे हैं कि फोर्थ पे चल रहे हैं? कोई बताएगा? थर्ड टॉपिक पे चल रहे, ठीक है। अपन थर्ड में भी सबसे पहले, ये थर्ड नहीं है, ये वाला जो टॉपिक है ना अपने, इसके बाद से अपन थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो टॉपिक है, ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ, वो आपने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर्व पढ़ा था ना, उसके अंतर्गत ही है। उसमें डेफिनेशंस बता के रखी थी इसकी भी। आपने अगर डेफिनेशन देखी हो तो वहाँ पे लिखा होगा अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं, है ना, बाद में बताऊं तो प्रॉब्लम नहीं हो कि क्या लिखा, बीच में मैंने कहीं काट पास कर दी तो पता नहीं चलेगा, इसलिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं बताती हूँ आपको। कल अपन ने जब वक्र बनाया था इस तरीके का कोई वक्र था, तो मैंने एक चीज और बताई थी, अपन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका उत्पादन नहीं करना चाहते अपन, तो भी वो चीज उत्पादित हो जाती है। जैसे अपन गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं के साथ घास ऑटोमेटिक उगती है, ऐसा तो है नहीं वो घास नहीं लगेगी। तो उस घास को अपन दूसरे में यूज करते हैं। वो जो अपना दूसरा आ रहा है उसमें उसको क्या करेंगे? भैंसों को खिलाने के लिए यूज करते ही नहीं करते? बहुत जने क्या, सब लोग करते हैं, ठीक है ना। जिनके भी है कृषि डिपार्टमेंट है, कृषि में जो भी लोग कार्य करते हैं वो सारे करते ही हैं। उसी तरीके से अगर मैं ये पेन भी बना रही हूँ तो पेन में भी कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो काम का नहीं होगा, जो निकल जाएगा साइड में, तो उसको भी अपन कहीं और जगह यूज करेंगे। तो यही है, ठीक है। अब उसमें ये बता दिया था मैंने चित्र के अंतर्गत वक्र बना के, कर्व बना के। अब उसमें ये अवसर लागत बताया, क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ फिर मैं बता दूंगी आपको। करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैंने ये डेफिनेशन तो बता दी आपको, इंग्लिश में भी लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू गेट more of one thing on has to given up some amount of the other things. One addition a unit of these items is obtain it is called opportunity cost, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? अवसर लागत बोलते हैं। अगर मैंने आपको कल ही बताया था कुछ चीज ऐसी होती है जिसपे अंडरलाइन कर लो ताकि वो एग्जामिनर भी देखे, तो पहले उसको अंडरलाइन किए हुए वर्ड को देखे ताकि वो खुद ही सोचे बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज को गौर से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कुछ अधिक मात्रा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ अधिक मात्रा प्राप्त। अगर मुझे कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करनी है, ठीक है, किसी वस्तु की,
तो उसके बदले में मुझे कुछ छोड़ना होगा। क्या होगा, दूसरी वस्तु जो है उसके लिए मुझे कुछ छोड़ना होगा। छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी प्राप्त करना है, अगर मेरे पास किसी की इनकम ज़्यादा है, अगर किसी की इनकम कम है तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई महंगी चीज़ होगी तो उसको छोड़ देगा ताकि उसको वही उसकी जगह दूसरी वस्तु वो प्राप्त कर सके, उसको एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त हो रही। अब जैसे मैंने अभी कल बताया था आपको एक एग्जाम्पल, गरीब और अमीर वाला, रिच और पुअर वाला एग्जाम्पल बताया था, जिसमें मैंने बोला था अगर कोई अमीर वर्ग का व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि अच्छी कॉस्ट पे अच्छी अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करेगा, पर वही गरीब आदमी है तो वो क्या करेगा, उसी उसका जितनी सैलरी होगी उसी में उससे रिलेटेड, जैसे एक होते चावल ही होते अपना, चावल होते हैं एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो बिल्कुल साफ होते हैं, उनको साफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और एक क्वालिटी जिसमें होते हैं कंकड़ होते हैं और उन्हें साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो अमीर आदमी होगा वो कौन सा लेगा और गरीब आदमी होगा वो कौन सा लेगा, अमीर आदमी वो चावल लेगा जो एकदम साफ होंगे और उसकी कॉस्ट भी अधिक होगी क्योंकि उसने पहले साफ किया होगा, उस पर काम किया गया होगा उन चावलों पर, तो काम करने की वजह से उनके श्रमिकों का जो अमाउंट होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बनती है, जितना अपन खर्च करते हैं उसी के आधार पर उसकी कॉस्ट बनती है। ठीक है, लागत बनती है। लागत का मतलब यही है, यहाँ पे सिर्फ लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। अगर मुझे किसी चीज को उत्पादित करने में, जैसे मेरे को ये पेन है, पेन को उत्पादन करने में ही मेरे को अलग अलग चीजें खरीदनी पड़ती होगी, मैं उस चीजों को खरीद कर ही बाद में कर सकती हूँ कि इसका उत्पादन मैंने इतने में किया बोल सकती हूँ। इसके अलग अलग पार्ट खरीदने पड़ेंगे मेरे को, शाई है तो शाई को अलग लाना पड़ेगा, फिर मार्कर को ये प्लास्टिक अलग लानी पड़ेगी, उसके बाद जो इसको इंक डालने के लिए होता है वो भी अलग लाना पड़ेगा। ये सारा सामान अलग अलग लाऊंगी तो उसके सबके मुझे अलग अलग पैसे भी देने होंगे, फिर उन सब पैसों को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करने के बाद वो जो अपने इसको बनाने में जो श्रमिकों को पैसा दिया गया वो भी इंक्लूड किया जाएगा, फिर टोटल जो अपने अमाउंट होगा उसको देखकर उसके बाद इसकी प्राइस रखी जाएगी। ठीक है, तो वो होती है लागत अपने, कि इसको बनाने में कितनी लागत है, लागत का मतलब वो है, और अवसर लागत। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि कौन सा व्यक्ति क्या खरीदने की कोशिश करेगा। वो अगर अमीर आदमी वही चावल अच्छे में खरीदता है इसलिए उसको महंगा पड़ जाते हैं, वही आप चावल उसको 100 में पड़ते हैं, और जो अब गरीब आदमी वही चावल जो कंकड़ वाले हैं वो 50 रुपये में लाते हैं, 50 रुपये में 50 रुपये उसके बच रहे हैं, 50 रुपीज़ बच रहे हैं उसके, तो 50 रुपीज़ में कुछ और सामान खरीदने की कोशिश करेगा, सामान और लाएगा, तो उसको एक उसने छोड़ दी वो चीज़, पर उसके बदले में ही उसको एक और चीज़ मिली, तो वो क्या हो गई, उसके लिए अवसर लागत होगी। ठीक है ना, अगर वही एक 100 रुपये के ही चावल होते और दूसरी कोई होती नहीं तो उसको अवसर लागत मिलती, मतलब कुछ और खरीद पाता, वो कुछ भी नहीं खरीद पाता। तो अवसर लागत के अंतर्गत यही बताया गया। अब अपना यहाँ से थर्ड टॉपिक चालू होता है। कौन सा टॉपिक चालू होता है, थर्ड टॉपिक, आर्थिक क्रियाकलापों का समायोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, समायोजन, जो क्रियाकलाप हो रहे उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज बोलते हैं अपने। इसमें भी दो लिखा है कि मैंने फर्स्ट जब टॉपिक चालू किया था उसी टाइम मैंने 5 पॉइंट लिखाए थे आपको, तो इसमें एक तो लिखा था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और एक और लिखाई थी, कौन सा लिखा था, बाजार लिखा था, बाजार का लिखा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता रही हूँ केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। एक बार डेफिनेशन पढ़ रही हूँ उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, वस्तु क्या है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। यह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम समायोजन प्रदान करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए मानचित्र है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, शिक्षा या स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ केयर, जिसका व्यक्ति द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब इसको इंग्लिश में समझा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैंने कल ही बताया था कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो किसके कारण चलेगी, गवर्नमेंट के कारण, और मार्केट जो है वो अपने कारण चलेगा। मार्केट में क्या चीजें चाहिए क्या नहीं है वो अपने सोच के हिसाब से चलेगी, और ये जो चलेगा वो किसके आधार पर चलेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। केंद्र मतलब सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हो वस्तु और सेवा है, क्या है,
वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उत्पादन नाम है एक तो विनिमय और उपभोग। ठीक है, उत्पादन का मतलब मैंने कल बताया था, कल जब मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी आगे, उसमें व्यष्टि और समष्टि में डिफरेंट बताया। मतलब व्यष्टि अपने इकोनॉमिक्स होते, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं अर्थशास्त्र में, एक तो होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि, बताया था। उसमें मैंने व्यष्टि में बताया था उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये सारी चीजें मैंने बताई थी कल। अब वहीं से ये 3 पॉइंट आ गए। उत्पादन का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब क्या होता है और उपभोग का मतलब क्या होता है, पता है? उत्पादन मतलब किसी चीज का उत्पादन, मतलब जैसे मैंने ये पेन बनाया, विनिमय मतलब उसके बदले, उपभोग मतलब इसकी सेवाएं अपन को प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार द्वारा। सरकार मतलब वस्तु और सेवाएं, कौन सी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं जो उन्हें उत्पादित करनी है, विनिमय करनी है और उपभोग करनी है, किसके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं? सरकार द्वारा। निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा है? सरकार द्वारा। यह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम समायोजन करने का प्रयास कर सकती है। केंद्रीकृत सत्ता, केंद्रीकृत सत्ता कौन सी सत्ता? अपनी केंद्रीकृत सत्ता, जो अपने केंद्र में, ठीक है, संसाधनों का विशेष रूप से निधान कि कैसे क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लोग ऐसी कौन सी चीज है जिसका उत्पादन नहीं कर सकते, तो उसके बारे में निदान करके उन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से समायोजन करती है। सबकी मीटिंग बुलाती है, उसमें सबके अलग अलग जिस सोच होती है उसके हिसाब से वो करते हैं। फिर जो पूरे समाज के लिए, किसके लिए? जो पूरे समाज के लिए, मतलब ये ऑल ओवर जो अपना देश है, ठीक है, उसमें अलग अलग सबके समाज होंगे, सब समाज अलग अलग होंगे, सबकी किसी की एक कास्ट नहीं होती, हर एक कास्ट के अलग अलग समाज होते हैं। तो जो समाज होते हैं के लिए वांछित है, मतलब किस समाज के लिए, ये सब समाजों के लिए इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, क्या लिखा हुआ है? शिक्षा या स्वास्थ्य। शिक्षा, ऐसा कौन सा समाज है जिसमें शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? हर एक समाज में शिक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्या? स्वास्थ्य। हर एक समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बीमार नहीं होता होगा, उसको स्वास्थ्य उसका कैसा भी हो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये बता दिया मैंने आपको। अब जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जाता, किसके द्वारा? मैं जिसका स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती। जैसे अब मैं शिक्षा, ये शिक्षा है, शिक्षा का उत्पादन हर कोई कर सकता है क्या? हर कोई नहीं कर सकता। और स्वास्थ्य का भी उत्पादन हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सबका स्वास्थ्य सही रहे ये जरूरी नहीं है, सबका स्वास्थ्य खराब रहे ये भी जरूरी नहीं है, सबको शिक्षा मिले ये भी जरूरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं, जैसे 100% में 95% ऐसे बच्चे, ऐसे सब जने होते हैं जिनको शिक्षा मिलती ही है, 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिलती, और 100% ऐसा कोई नहीं जो बीमार नहीं होता, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके स्वास्थ्य पे डिपेंड है। ठीक है, अब कहाँ तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था? व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? उत्पादित मतलब उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। मैं पेन का उत्पादन कर सकती हूँ, शिक्षा का उत्पादन नहीं कर सकती, नहीं स्वास्थ्य का उत्पादन कर सकती हूँ। स्वास्थ्य मेरे हिसाब से खराब होगा, नहीं होने वाला। जा रहा हो तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुएं, कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्या दे रही है? वस्तुएं एवं सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शिक्षित नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनके लिए अलग अलग नीतियां निकालती है, जिसके कारण बच्चे पढ़े आगे जाके और अच्छे कुछ अचीव कर पाए। स्वास्थ्य, बहुत जनों के स्वास्थ्य खराब रहते हैं। अभी जैसे कोरोना निकला था, कोरोना आया था तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी? कि कोई बीमार ना हो, कोरोना कम फैले, ये सारी चीजें चाहती थी गवर्नमेंट। तो उन्होंने टीकाकरण चालू किया, टीके निकाले, ये सब किया। तो वैसे ही गवर्नमेंट चाहती है कि ये करे, और जो जो कर रहे थे उस टाइम, जिन्होंने हेल्प की उन सब ने प्रेरित किया। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर बनाने का ट्राई किया, नहीं किया गवर्नमेंट ने, वही सारा इसके अंतर्गत है। एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख देना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देना, आपको जैसे सुटेबल हो वैसे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मैं इस टॉपिक को हटा रही हूँ।
अब अपना अगला टॉपिक क्या था, मार्केट। इसी का सेकंड पॉइंट था मार्केट। किसका था बताया था मैंने, वो भी ध्यान रखना। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट। क्या था, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक अपन किसके बारे में देख चुके थे, कैंडिडेट के बारे में देख चुके थे। अब क्या चल रहा है अपना, मार्केट। क्या चल रहा है, मार्केट। सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लो, यहाँ सबसे पहले क्या चल रहा है, तो बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमिक्स। बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निबोध अंतः क्रिया प्रदान करता है। मतलब ये है कि बाजार जो है एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक मतलब अपन डेली में जो भी यूज करते हैं, जिस तरीके से बातचीत होती है, अपना जो भी अनुसरण करना, अपना जो अनुसरण करते हैं, देखते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके आधार पर करने वाले व्यक्तियों को निर्बोध करते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं करते, उनके आदान क्रिया प्रदान करते हैं, उनको जिस तरीके से क्रिया चाहिए होती वो प्रदान करते हैं। ठीक है, वही वापस इंग्लिश में लिखा है मैंने। फिर बाजार अर्थव्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादकों का परस्पर निर्बोध आदान प्रदान करता है। क्या है, बाजार व्यवस्था है। बाजार व्यवस्थाओं में क्या होता है कि अपने पास पैसे होंगे तो ही अपन किसी चीज को खरीद सकते हैं, या अपने पास अपन को चीज बेचनी है तो अपन को पैसे मिलेंगे तो अपन बेचेंगे, नहीं तो बिना पैसों के तो अपन कुछ करते हैं ही। कोई भी हो, आप भी बिना पैसों के कुछ नहीं करते होंगे। तो मुक्त रूप से अपने धन, मुक्त रूप मतलब अपनी स्वेच्छा से अपने धन अथवा अपने उत्पादन, जो अपन ने उत्पादन किया, मैंने बोला ना कि बताया आपको कि बेचना है, अगर मेरे को कोई सामान बेचना होगा, मैं पैसे मिलेंगे तो बेचूंगी, और अपना धन मतलब अपने धन से कुछ खरीदना का परस्पर निर्बोध आदान प्रदान करता। आदान प्रदान का मतलब यही है, देना और लेना। ठीक है, अब वही का वही वापस इंग्लिश में लिख रखा है मैंने। फिर वापस, क्रेता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है, क्या करता है, अधिक मांग करता है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर मार्केट कैसे चलता है, अगर जैसे अभी आप देख लो दीपावली चल रही थी, दीपावली में क्या हुआ था कि पटाखे जब अपन शुरू में आए थे तब क्या हुआ था कि वो सस्ते में मिल रहे थे, भाई बाद में अपन लेने के लिए गए तो क्या हुआ, महंगे हो गए। एंड टाइम पे लेने जाते तो कुछ भी चीज महंगी हो जाती है, जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताइए, क्रेता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है, अधिक मांग करेगा। अगर वस्तुएं कम है, मैंने बोला कि मेरे पास 5 बोर्ड है, 5 बोर्ड है, लेने वाले 10 जन है, तो उसकी प्राइस बढ़ा दूंगी मैं, जो जितनी दे सकेगा उसके हिसाब से, तो प्रॉफिट किसको होगा, मेरे को होगा। तो यही बताया गया, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अभी बोला मैंने प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस का मतलब होता है कीमत हिंदी में। यदि क्रेता वस्तु की कम मात्रा में मांग करता है, कम मांग करता है, तो उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कीमत कम। जब वस्तु की अधिक मांग कर रहा था तब क्या हो रही थी, कीमत कम हो रही थी, कीमत ज्यादा हो रही थी, और अधिक मांग कम मांग कर रहा था तब क्या हो रहा है, कीमत कम हो रही है। अगर कोई भी जैसे बोर्ड 5 है, जैसे मैंने अभी बोर्ड का एग्जांपल दिया था, बोर्ड 5 है और मैंने ना 5 में से 3 ही खरीदने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, उसको उसी हिसाब से दूंगी जो अपने प्राइस में आता है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा अपन को, अपना जो नॉर्मल था वही प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ पे मैंने बोला था सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था, ये क्या, पॉजिटिव एंड आइडियल इकोनॉमी। ये कौन सा टॉपिक था अपना,
फर्स्ट टॉपिक कर चुके थे, सेकंड टॉपिक कर लिया था, थर्ड टॉपिक भी कर लिया था। थर्ड टॉपिक का खत्म हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ। इसमें भी दो थे, एक तो केंद्रीकृत वाला और एक ये वाला। यहाँ पर अपने सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक खत्म हो गया। अब फोर्थ टॉपिक था अपना सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था। अब सकारात्मक तथा आदर्श, पॉजिटिव एंड आइडियल इकोनॉमिक्स, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न क्रियाविधि किस प्रकार कार्य कर रही है करती है। क्या देख रहे हैं अपन सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में अंतर्गत हम क्या देखते हैं, विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती है। कोई भी है, अगर मार्केट भी है या फिर कोई बिजनेस है तो वो किस प्रकार से चल रहा है, वो सारी चीजें हम देखते हैं सकारात्मक में। ठीक है, पॉजिटिव तौर पे ही लेके करते हैं। सकारात्मक मतलब हाँ ये है तो है, ना करके नहीं चलते, पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। जबकि आदर्श में क्या है, आदर्श आर्थिक इकाइयों में हम यह देखते हैं, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल है भी या नहीं। हम क्या कर रहे थे सकारात्मक में, पॉजिटिव में सबको पॉजिटिव लेके चल रहे थे, बट यहाँ पर ये देखेंगे हम ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, हमारे काम आने वाली है या नहीं आने वाली है। हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले अपन क्या सोचते हैं, ये चीज़ हमारे कहाँ काम आएगी, ये सारी चीज़ें सोच के फिर हम कुछ भी खरीदते हैं। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी गवर्नमेंट भी सोचते हैं कि हम ये चालू करें, ये निकाले पॉलिसी तो हम क्यों निकालें, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी सोचती है। तो उसके हिसाब से आदर्श मतलब अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है तो अमीर वर्ग के लिए तो वो इम्पोर्टेंट होती नहीं है, अगर वो निकालता भी है गवर्नमेंट तो मतलब जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए निकालता है, अगर पुअर मतलब गरीब के लिए निकालता है। ठीक है, अब जो गरीब के लिए निकाल रहा है वो अमीर के लिए कैसे काम आएगी, नहीं आएगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जाएगा कि यह हमारे, जबकि आदर्श आर्थिक इकाई में हम यह समझने का प्रयास करते हैं, क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्या हमारे अनुकूल है या नहीं है भी या नहीं है। इसमें भी फिक्स नहीं है, हो भी सकती है अनुकूल, नहीं भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ नोट डाला है, क्या डाला है, नोट। सामान्य तथा आदर्श आर्थिक विश्लेषण के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट है ही नहीं। मतलब मैंने अगर किसी को सकारात्मक लेके चली, पॉजिटिव वे में लेके चली, तो आदर्श वाला भी तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉसिबल है पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लेके चली और ये नेगेटिव, दोनों ही हो सकते हैं। अपना कोई फिक्स पता नहीं है कि इसमें क्या होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों में अंतर कोई भी है वो संभव नहीं है, दोनों एक साथ लेके भी चल सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अगर ये सकारात्मक है तो ये नेगेटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना, कोई चीज पॉलिसी ऐसी भी निकाल दे गवर्नमेंट जो अमीर लोगों के लिए भी हो और गरीब लोगों के लिए, दोनों के लिए हो, दोनों के लिए फायदेमंद हो, तो उस हिसाब से। अब अपने चलेंगे लास्ट टॉपिक बचा अपना वेस्टी और सेमेस्टी में डिफरेंट। एक बार वापस लिख, स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया वो ले लो। अब मैं मिटा दूँ उसको। सबसे पहले अपन करेंगे इन दोनों में डिफरेंट, फिफ्थ है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। में अंतर, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। डिफरेंस, इन डिफरेंस में डिफरेंट। ठीक है, इन डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर का आधार देखेंगे।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेस्टी। वेस्टी का क्या है, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी। बेस ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंसेस सीख रखा है, ठीक है, जगह बची नहीं इसलिए, फिर वापस से सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो अपना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं, अंतर लिख देते हैं, उनको अंतर आता भी है, ऐसा नहीं कि उनको अंतर नहीं आता। वो क्या करते हैं, ये दोनों लिख देते हैं बट अंदर का आधार नहीं लिखते हैं। तो उसमें क्या है, वो एग्जामिनर चेक करने से पहले ही आपके आधार नंबर जो होगा वो इसके अंतर के आधार पर काट देगा। ये दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो जिसमें आपका आधार नंबर तो वो वैसे ही काट देगा क्योंकि आपने अंतर का आधार लिखा ही नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत इकाई, सबसे पहले अंतर का आधार क्या है, इकाई। इकाई का मतलब क्या है, यूनिट, इंग्लिश में। इसमें मैंने बताया था आपको पहले ही, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है और समष्टि में अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, याद है कुछ, कल बताया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पे किसका किया जाता है, देश का, राष्ट्र का, पूरी राष्ट्र की इकाई का अध्ययन किया जाता है, किया जाता ना। अपने जो था व्यष्टि और समष्टि के बारे में अंतर देख रहे थे, क्या देख रहे थे, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर देख रहे थे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसमें क्या मैंने बोला था आपको कि अगर आप अंतर लिख रहे हो दोनों में तो सबसे पहले अंतर का आधार जरूर लिखना, क्यों, इससे आपका जो पेपर करोगे वो बहुत अच्छा दिखेगा। सबसे पहले अगर ये एएसओ की भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंतर्गत डिफरेंट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आ सकते हैं, एएसओ में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने पहले जब शुरुआत की थी तभी बता दिया था, किसकी, अब देश की, एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, एक देश या अपनी कंट्री की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का मतलब होता है मेरे बारे में, और देश का संपूर्ण मतलब अपना पूरा भारत देश है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। मान्यता, पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र। अगर व्यक्तिगत इकाई है कोई भी तो उसमें सरकार का दखल तो हो ही नहीं सकता, कोई भी होगी, पूर्ण प्रतियोगिता होगी, मतलब जो भी प्रतियोगिता, मतलब जैसे मार्केट में एक दूसरे के प्रति ये होता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है तो वो उस तरीके से कर रहा है, मुझे भी इस तरीके से और ज़्यादा अच्छा करना है। कोई क्या होता है कि अगर कई होटल्स में होते हैं या फिर कहीं किराने की दुकान में होता है तो क्या होता है, वो उसके पास या सामने कोई होटल है तो क्या करेगा कि उसकी प्राइस कम है तो उसमें भी प्राइस कम कर देगा वो, अगर वहाँ डिस्काउंट चल रहा है तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा, या कुछ ऑफर कोई गिफ्ट का कुछ चल रहा है तो वो भी देने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा अच्छे से और करने की कोशिश करेगा, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। और कीमत तंत्र, कीमत तंत्र स्वतंत्र होना चाहिए, गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का क्या होता है, बहुत सारी जगह होती है जहाँ गवर्नमेंट के रिलेटेड खुला होता है, वहाँ पर अमाउंट फिक्स होता है, इतने अमाउंट में तो इतने अमाउंट में ही देंगे। अब यहाँ पर है उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है,
मतलब अभी मैंने बताया था यहाँ पर पहले से ही निर्धारित है, जो गवर्नमेंट हमको दे रही है उसका प्राइस पहले से निर्धारित होगा, अपन को इंक्लूडेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब है उद्देश्य, साधनों के अधिक वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए। साधन को किस तरीके से लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, उनके तरीके होंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, ये सारे व्यक्तिगत के तौर पे आते हैं, व्यक्ति इसमें खर्चा करता है, ठीक है। और उत्पादन का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित। उत्पादन का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, विस्तार का, मतलब विकास हो, ठीक है, विकास होना चाहिए। और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं या भारत देश में जितने भी लोग हैं उन सबको रोजगार मिले। अब विश्लेषण के उपकरण, विश्लेषण के उपकरण में क्या होता है, कीमत उपकरण, और दूसरा है राष्ट्रीय आय का स्तर का उपकरण। कीमत में अभी मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, कीमत तंत्र जो होता है, कीमत तंत्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे भी कीमत के जो उपकरण होंगे वो अपने रिलेटेड होंगे, अपन को किस तरीके से रखने, कब प्राइस बढ़ानी है, क्या कब घटानी, वो अपन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो आय का स्तर होगा वो राष्ट्रीय आय का स्तर उपकरण, जो उपकरण गवर्नमेंट दे रही है उस पर फिक्स प्राइस होगा, वो उसी पर ही चल वो आएगा, ठीक है। अब अध्ययन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में होता है जब अपना बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है या फिर कोई भी है व्यक्तिगत इकाई जो अच्छी तरीके से चल रही है, तब क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का। और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में होती है, कौन सा होता है, असंतुलन और संतुलन। जब गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब लॉस में जा रही होती तो उसका पता लगाया जाता है कारण है किस किस वजह से लॉस में जा रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। संतुलन का प्रकार कौन सा होता है, यहाँ पे आंशिक संतुलन, कौन सा होता है, आंशिक संतुलन, और यहाँ सामान्य संतुलन। आप चाहो तो उसका पूरा लिख सकते हो, संतुलन का प्रकार आंशिक संतुलन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन का आधार सामान्य संतुलन होता है, ठीक है। अध्ययन की स्थिति व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति में होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में होती है तब अध्ययन होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद विश्लेषण के उपकरण में व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत के उपकरण होते हैं विश्लेषण के लिए, और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन का विस्तार और व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांत हेतु और उद्देश्य उल्टा पड़ गया इसका, ये ठीक है ना, ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया इसलिए। विश्लेषण के उपकरण में क्या, विश्लेषण के उपकरण कीमत के उपकरण, इसमें ऐसे लिख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत के उपकरणों, ठीक है, कीमत के उपकरणों में, और समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का स्तर के उपकरणों में, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों के, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों के अधिक वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु अध्ययन किया जाता है। मान्यता, पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र होना चाहिए। कौन सा कीमत तंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो वही आगे व्यष्टि अर्थशास्त्र करके लिख सकते हैं, ये भी व्यक्तिगत इकाई में भी वैसे ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। आप मेरे को कमेंट में बता देना कब जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूँ तो आप किसका चालू करूँ, व्यष्टि का करूँ या समष्टि का करूँ, ताकि मेरे को पता रहे। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं व्यष्टि ही चलने दूँगी, व्यष्टि का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, या फिर आप चाहते हो मैं उसका भी पढ़ा सकती हूँ। ओके बाय, कमिंग सून इन नेक्स्ट वीडियो।